चलिए जी, लेट्स स्टार्ट विद सेकेंड लेक्चर। मई महीने के करंट अफेयर्स पार्ट 2। लेट्स बिगिन विद कोल गैसिफिकेशन फाइनेंशियल इंसेंटिव स्कीम। कोल गैसिफिकेशन फाइनेंशियल इंसेंटिव स्कीम। अब यहां पे जो थीम बनने वाली है वो बनने वाली है इंपॉर्टेंस ऑफ कोल इन इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी। और मेंस में प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है। बहुत से सोर्सेज हैं एनर्जी के, रिन्यूएबल उनमें से है, लेकिन क्या कोल रिन्यूएबल है? मैं बोल रहा हूं चलो रिन्यूएबल है, आपने तो बोला नहीं। पक्की बात है नहीं है? कोल रिन्यूएबल सोर्स नहीं है भाई, फॉसिल बेस्ड एनर्जी सोर्स बन रहा है, नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है। अब जब हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, बात करते हैं क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने की बात करते हैं, हम इस बात पे फोकस करते हैं कि हमने जो आपकी ग्रीन टेक्नोलॉजीज हैं उन पे शिफ्ट करना है, रिन्यूएबल एनर्जीज पे शिफ्ट करना है। पर एक बात हमने अपनी क्लासेस में समझी है कि कोल को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अपने आप में बहुत ऑपरेशनल लिमिटेशंस आ जाती हैं। जैसे अगर सोलर पावर प्लांट अगर आपने कहीं पे इंस्टॉल कर दिया तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, अडेप्टेबिलिटी नहीं है, वो एक लिमिट तक की पावर जनरेट कर सकता है। कल को डिमांड आ गई कि यार थोड़ी पावर बढ़ा दो या कम कर दो, नहीं कर सकता वो। तो रिन्यूएबल सोर्सेज जो हैं आपके पास उनकी लिमिटेशंस हैं, लेकिन जब आप कोल एज एनर्जी सोर्स को कवर करोगे, बहुत सारी ये ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटीज प्रोवाइड करता है। लेकिन जैसे कन्वेंशनल तरीके से इसको यूज किया जा रहा था, वो दिक्कत वाली बात है। तो धीरे धीरे सोचा गया कि यार कोल को यूज तो करना है, तो क्यों ना इसको उस वे में यूज करें कि क्लाइमेट को कम हार्म करें। तो कोल गैसिफिकेशन एक वैसा मेजर आता है हमारे पास, कोल गैसिफिकेशन। पहले कोल गैसिफिकेशन को समझते हैं। कोल को कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई के साथ बर्न किया जाएगा और स्टीम को भी यूज किया जाएगा। पूरी प्रोसेस क्या और ये रिएक्शंस क्या और ये हमें जानने की जरूरत नहीं है, सिंपल समझो कि कोल को लिमिटेड एनवायरमेंट, कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में बर्न किया जाएगा, लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई के केस में। अगर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होगी, सिंपल, अगर आप लेट्स से रूम टेम्परेचर पे यहां पे बर्न कर रहे हो कोल को, तो वो CO2 में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। आपने ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड रखनी है और कंट्रोल्ड इन वे में रखना है। तो जो आउटकम आपको आने वाला है कोल की बर्निंग के बाद, वो आने वाली है CO+H2, और ये होती है सिन गैस। क्या इसमें कुछ CO2 का पार्ट भी होगा? हो सकता है। क्या मीथेन हो सकता है इसमें? हो सकता है। लेकिन मेजर जो कंपोनेंट्स होने वाले हैं कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, सिन गैस। क्लियर है जी? अब इसको, कोल को इस साइड कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं हम सिन गैस में? कोल के केस में ना बहुत सारी इंप्योरिटीज भी होती हैं, वो कोई रोल प्ले नहीं कर रही एनर्जी जनरेशन में, वो इंप्योरिटी है। और फिर एग्जांपल के तौर पे सल्फर बहुत बड़ी इंप्योरिटी है कोल के केस में, कोई एनर्जी जनरेशन में कोई रोल नहीं है उसका, लेकिन एमिशंस में बहुत बड़ा रोल बनने वाला है। तो उन सब चीजों से छुटकारा मिल सकता है यहां पे। दूसरा, एनर्जी सोर्स की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो सिन गैस बनी है, इसकी एफिशिएंसी हाई है एज कंपेयर टू नॉर्मल कोल, राइट? जैसे अगर डीजल और पेट्रोल इंजन की बात करोगे, तो पेट्रोल वाले पार्ट पे यू विल सी की एनर्जी एफिशिएंसी हाई है। CNG की बात करोगे, एनर्जी एफिशिएंसी हाई है।
एक यूनिट में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करती है, वो बनती है एनर्जी एफिशिएंसी। तो यहां पे एनर्जी एफिशिएंसी हाई मिलने वाली है। इसके अलावा इसके फर्दर बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं, जैसे कि सिन गैस से ही आप आगे फर्टिलाइजर प्रोडक्शन कर सकते हो। यही क्वेश्चन आया था यूपीएससी प्रीलिम्स में इस बार। कोल गैसिफिकेशन का स्टेटमेंट था एंड देन दे रोट डाउन कि ये प्रोडक्शन आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते। यहां पे हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन को आइसोलेट करके क्या मैं नाइट्रोजन के साथ कंबाइन कर सकता हूं, बोलिए जरा। क्या उससे मैं अमोनिया बना सकता हूं, NH3 बना सकता हूं? बिल्कुल। क्या उससे मैं यूरिया बना सकता हूं? बना सकता हूं। इसके बाद अगेन कार्बन मोनोऑक्साइड है वहां पे, इसको मैं इससे बायोफ्यूल्स बना सकता हूं, मेथनॉल बना सकता हूं, एथेनॉल बना सकता हूं। तो अपने आप में फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है मुझे कि यार इससे आगे बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। तो कोल गैसिफिकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है। पहली बात क्लीनर कोल, सेकंड आप देखोगे एफिशिएंसी हाई है, तीसरा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में डायरेक्टली यूज कर सकते हो। क्लियर है जी? पक्का? नाउ लेट्स गो बैक टू द स्लाइड। तो फिर राइटली कोल गैसिफिकेशन को प्रमोट करने की बात की गई। कोल गैसिफिकेशन फाइनेंशियल इंसेंटिव स्कीम, अब इसके तहत फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा जो कोल गैसिफिकेशन के प्लांट्स होने वाले हैं। कितना कर रहे हैं अपने को जानना नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे कुछ छूट मिल सकती है, कुछ परसेंट की मिल सकती है, वो सब बातें यहाँ पे होने वाली। हमें जो याद करना है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कि इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल। मिनिस्ट्री ऑफ कोल, और ये 2024 की स्कीम है जी, 2024 की स्कीम है। लगभग 8500 करोड़ का बजट बनता है इसका, और इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल। ये इंफॉर्मेशन प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए थीम क्या थी हमारी, इंपॉर्टेंस ऑफ कोल इन इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी। ठीक है, तो दो तीन पॉइंट हमें पता होने चाहिए कि हम क्लीनर कोल की तरफ जाने की बात कर रहे हैं। यहां पे क्या एक क्लीनर कोल का आपको विजिबल एग्जांपल दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है जी, कोल गैसिफिकेशन। उसमें भी स्कीम की बात करोगे आप। फिर और क्लीन कोल की अगर बात करना चाहोगे तो आप बोलोगे यहां पे कोल बेड मीथेन पॉलिसी ऑफ 1997। कोल बेड जो होता है वहां पे भी मीथेन गैस पाई जाती है, नेचुरल गैस। उसको एक्सट्रैक्ट करना है क्योंकि उसकी भी एनर्जी एफिशिएंसी हाई है। राइट। फिर हमने क्लास में भी कवर किया था एक फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन के बारे में, किया था, FGD, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट अफेयर्स की नोटिफिकेशन आती है कि अब थर्मल प्लांट्स जो हैं उनकी चिमनीज में, उनके एग्जॉस्ट में यहाँ पे आपको फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन के रिलेटेड टेक्नोलॉजीज इंस्टॉल करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको स्क्रबर्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। एग्जाम्पल वेट स्क्रबर्स, वो क्या करने वाले हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकलने देने, उसको टैकल कर लेंगे। किया था ये हमने? नहीं किया तो लिख लो, नहीं किया तो लिख लो, चल जाएगा काम। फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन टेक्नोलॉजी है, राइट। और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नोटिफिकेशन दी कि यार आपके जो थर्मल प्लांट्स हैं अब इंडिया में वो इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना शुरू करें। होता क्या, इसमें कुछ वेट स्क्रबर्स लगाए जाते हैं। हम स्क्रब करते हैं फेस, तो वैसे उनका काम है स्क्रब करना, और स्क्रबिंग के प्रोसेस में वो हार्मफुल जो SO2 है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है जी, सिंपल। जैसे मान लो इसके केस में वो कैल्शियम कार्बोनेट स्प्रे कर सकते हैं वहां पे, और रिजल्टेंट जो बनने वाला है उससे वो बनने वाला जिप्सम। CaSO4 को स्टोर करके रख लेंगे अपने पास, और उसको बाद में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज करते रहना। आइडिया है कि SO2 के बाहर नहीं निकलने देना आपने। क्लियर है जी? तो ये कुछ चीजें आपकी बन जाएंगी अब ये वाली थीम में।
अगली बार जब रिपीट करेंगे तो 2-4 पॉइंट और लिख लेंगे। कोई डाउट हो जी किसी को? कोई डाउट? अच्छा, इस स्कीम के तहत एक और टारगेट है कि आपने कोल गैसिफिकेशन 100 मिलियन टन अचीव करना है बाय 2030 इसी स्कीम के अंडर। फुल फॉर्म किस चीज का मैम? एफजीडी का, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। $100 million tons of coal gasification you have to achieve by 2030. डन? चले आगे, चलिए नेक्स्ट, क्लाउड सीडिंग। फेमिलियर कंसेप्ट, नाम सुना है इसका कभी? क्लाउड सीडिंग, इस बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ रखा था, किया था किसी ने? सही था, बढ़िया यार। क्लाउड सीडिंग आइडिया क्या है कि कभी कभार ना रेनफॉल नहीं हो पाती, रेनफॉल नहीं हो पाती तो आपने आर्टिफिशियली रेन को इंड्यूस करना है ताकि हो जाए। तो यहां पे आप कुछ सीडिंग पार्टिकल्स का यूज करोगे, बता रहे हैं, आराम से देखते हैं। रेनफॉल कब हो रही है? जब मॉइस्चर सफिशिएंट है और उसको कंडेंस होने के लिए कुछ ना कुछ पार्टिकल्स मिल गए हैं, उन पार्टिकल्स के अराउंड वो कंडेंस होना शुरू हो गए। वो पार्टिकल्स कोई लेट्स से एरोसॉल भी हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, इवन स्मोक पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। उन पार्टिकल्स के अराउंड रेन वाटर या मॉइस्चर जो है वो कंडेंस होना शुरू हो जाएगा, वही बाद में बूंदे बनने वाली। तो होता क्या है कभी कभार कि कंडेंसेशन उतनी ज्यादा हो नहीं रही, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी है लेकिन कंडेंसेशन हो नहीं रही, तो कंडेंसेशन नहीं होगी तो प्रेसिपिटेशन भी नहीं हो पाएगी। तो आपने उस प्रोसेस को फैसिलिटेट करवाना है, यहां पे कुछ इंप्योरिटीज को आप ऐड करने वाले हो क्लाउड्स में, ताकि हैवी कंडेंसेशन वहां पे होना शुरू हो जाए, हैवी ड्रॉपलेट्स बनना शुरू हो जाए या हैवी स्नो पार्टिकल्स बनना शुरू हो जाए। इसलिए आप यहां पे कुछ आर्टिफिशियल सीडिंग एजेंट्स को यूज करोगे, जैसे कि सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, पोटाशियम आयोडाइड, ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होता है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही बात है जी। देन कैल्शियम क्लोराइड, इन चीजों को यूज किया जा सकता है कि आप आर्टिफिशियली कंडेंस करवाना शुरू करोगे। ठीक है, अब एक और बात आपने समझनी है कि जब हम हायर हाइट की बात कर रहे हैं, एक नॉर्मल ज्योग्राफी में चीज पढ़ते हैं हम, नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट पढ़ा है? नॉर्मल लैप्स रेट क्या बोलता है कि विद इंक्रीज इन हाइट टेम्परेचर कम होता जाता है। यहां पे एवरेज टेम्परेचर कितना है? यहां पे जब हम खड़े हैं, एवरेज टेम्परेचर पूरे ग्लोब का बता दो कितना होगा? कुछ 15-20 डिग्री के आसपास होगा। एवरेज, एवरेज की बात कर रहा हूं। जैसे जैसे ऊपर जाना शुरू करोगे कम होना शुरू हो जाएगा। एवरी 165 मीटर यू गो हाई, 1 डिग्री का ड्रॉप देखने को मिलने वाला है। तो जब क्लाउड फॉर्मेशन हो रही है, हायर हाइट पे हो रही है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि वहां पे तो माइनस में पहुंच चुका होगा टेम्परेचर? देखिए, मैंने बोला कि यार मान लो यहां पे जहां हम खड़े हैं, एवरेज टेम्परेचर यहाँ पे कुछ 15 से 20 डिग्री के आसपास है, ये लीजिए। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ये ड्रॉप होता जाएगा। इक्वेटर के आसपास एटमॉस्फेयर की हाइट कितनी है या ट्रोपोस्फेयर की हाइट कितनी है? 18 किलोमीटर के आसपास, आप इक्वेटर के आसपास। ठीक है, पोल्स के आसपास कम हो जाएगी, 10 किलोमीटर के आसपास चली जाएगी। ठीक है जी। तो भाई यहां पे हायर हाइट तक आप देखोगे कि क्लाउड्स बन सकते हैं। तो एक पॉइंट आएगा इन द ट्रोपोस्फेयर जहां पे टेम्परेचर 0 डिग्री के आसपास आ जाएगा, उससे कम हो जाएगा। लेकिन पानी वहां पे फ्रीज नहीं हो रहा, पानी फ्रीज नहीं हो रहा, वो सुपर कूल्ड स्टेट में चला गया। सुपर कूल्ड स्टेट, सुना नाम इसका?
सुनो फिर, सुपर कूल्ड लिक्विड अपने फ्रीजिंग पॉइंट को क्रॉस करने के बाद भी अगर वो फ्रीज नहीं हो रहा, दैट इज सुपर कोल्ड स्टेट। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कहां पे है? 0 डिग्री। 0 डिग्री क्रॉस होने के बाद भी वो आइस की फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो रहा, वो सुपर कूल्ड स्टेट में। क्यों? क्योंकि इनफ पार्टिकल्स नहीं है जिनके अराउंड वो आइस फॉर्मेशन कर सके, है ही नहीं। तो वो इस स्टेट में आ चुका है, ऐसे है बस, लिक्विड है, सुपर कूल्ड स्टेट में है। और ये एक्सपेरिमेंट भी कभी करके देखना, अगर कोई चीज आपने सुपर कूल्ड स्टेट में रखी है, वो ऐसे आपको लिक्विड स्टेट में लग रही है, अगर उसको ऐसे शेक करोगे ना तो वो सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगी। यहां पे भी हो सकता है वो, लेकिन यहां पे नहीं कर सकते हम। तो हम कुछ आर्टिफिशियली पार्टिकल्स इंजेक्ट करने वाले हैं कि जिनके अराउंड वो कंडेंस करना शुरू करते हैं। क्लियर है? तो सुपर कूल्ड वाटर है यहाँ पे, ठीक, उसको कंडेंसेशन करवानी है उसकी, तो कुछ ना कुछ हमने सीडिंग एजेंट्स यूज किए। एग्जाम्पल सिल्वर आयोडाइड। और सिल्वर आयोडाइड का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी है वो स्नोफ्लेक से मिलता जुलता है, आइस से मिलता जुलता है। क्या हमने ये अपनी ज्योग्राफी में क्लास में किया था कि इसका जो आइस या स्नोफ्लेक का जो स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है? किया था, एग्जैक्टली exactly. इसका भी सिमिलर स्ट्रक्चर होता है सिल्वर आयोडाइड का, इसलिए इसको यूज करते हैं कि आइस को मिमिक कर सकता है। और दूसरा, अपने आप में बड़ा स्टेबल है, रिएक्ट नहीं करता ज्यादा, और वाटर में सॉल्युबल भी नहीं है। जैसे सैंड पार्टिकल, सैंड पार्टिकल क्या सॉल्युबल है वाटर में? नहीं है, वैसे ही है। तो इसको मैक्सिमम यूज किया जाता है। क्लियर है जी? तो आपके लिए जानना जो इंपॉर्टेंट था, सुपर कूल्ड स्टेट जानना जरूरी था। उसके बाद जो ये चीजें यूज की जा रही हैं इनको जानना जरूरी था जी। क्लियर है जी? पक्का? कोई डाउट हो? आइडिया है कि दिल्ली के केस में जब पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो कोशिश की जाए कि यार आर्टिफिशियल रेन के थ्रू उसको थोड़ा नीचे बिठाया जाए। जो पॉल्यूटिंग पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में घूम रहे होते हैं, बरसात हो जाएगी तो नीचे सेटल डाउन कर लेंगे। तो अभी ये रिसर्च बेस पे चल रहा है। दिल्ली गवर्नमेंट अप्रूव्ड 5 क्लाउड सीडिंग ट्रायल्स टू बी इंप्लीमेंटेड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कानपुर टू कम्बैट एयर पोल्यूशन। कोई डाउट हो जी किसी को? पक्का? चलें आगे? चलिए, जेनुकुरुबा ट्राइब ऑक्यूपाइज लैंड इन नगरहोल टाइगर रिजर्व ऑफ कर्नाटका। अब इसमें 10-12 कंसेप्ट आने वाले हैं, इसलिए इसको डिस्कस करते हैं। पहली बात, जेनुकुरुबा ट्राइब आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। पूरी कहानी बताता हूं क्या मसला है। ट्राइब का क्या नाम है? जेनुकुरुबा। ये एक ट्राइबल सब ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, PVTG। इंडिया में टोटल कितने पीवीटीजीज हैं? 75। इंडिया में टोटल 75 हैं जी। और मैक्सिमम अगर मैं पॉपुलेशन के बाद से भी बात करूं या लिस्ट के हिसाब से बात करूं, किस स्टेट में? ओडिशा। अब एक डिस्टिंक्शन हमें पकड़नी है कि क्या क्या कैसे ये स्केड्यूल ट्राइब से अलग है। स्केड्यूल ट्राइब का नाम सुना है? एग्जैक्टली exactly. चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि पॉलिटी का कौन सा आर्टिकल या कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो स्केड्यूल ट्राइब के साथ डील करता है? एरियाज की बात नहीं की, ट्राइब्स की बात की। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा बेटा प्रीलिम्स में। 342, आर्टिकल 342 बोलता है कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो हमारे हैं वो डिक्लेयर कर सकते हैं किसी ट्राइब को एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब। उसके बाद आर्टिकल 366, शायद क्लॉज 25 है, चेक कर लेना, वो बताता है डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो ये तो सुपर इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है।
किसी भी ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर करना है, प्रेसिडेंट करेगा, कोई और नहीं करने वाला। यहां पे यही लिखा हुआ है। अब उसी शेड्यूल ट्राइब के ग्रुप्स में से कुछ ट्राइब्स जो है वो ज्यादा वल्नरेबल है, वो पार्ट बन जाता है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स का। क्लियर है जी? अब इनको कौन नोटिफाई करने वाला है? सोचिए जरा, इस ग्रुप को कौन आइडेंटिफाई करने वाला है? पीबीटी जिसको ट्राइबल अफेयर्स, ट्राइबल अफेयर्स रॉन्ग, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और ये स्टेट वाइड लिस्ट बनाई जाती है, स्टेट वाइज। तो जेनु कोरबा की जब हम बात कर रहे हैं वो कर्नाटका में पीवीटीजी है, कर्नाटका की लिस्ट। क्लियर है जी? पक्का? आप पूरी कहानी की बात करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं एक एक्ट के बारे में, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2006। इसकी जो पूरी डेफिनेशन है वो थोड़ी सी ज्यादा लंबी है, बट इसको फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 भी बोला जाता है। ठीक है जी? इसके तहत ना एक हिस्टोरिकल इनजस्टिस चल रहा था हमारे सिस्टम में, उसको एड्रेस करने की बात की। अब देखो यार, मैं शुरू से गांव में बड़ा हूं, ठीक है, आप लोग कुछ गांव के होंगे, शहर के होंगे। हमें वो इन्वायरमेंट अच्छा लगता है, लगता है यार, हजार कमियां होंगी लेकिन मेरे को अच्छा लगता है वो। तो वैसे ही जो हमारे ट्राइबल्स हैं, जो जंगलों में रह रहे हैं, आदिवासी हैं, जंगलों में रह रहे हैं, उनको वो इन्वायरमेंट अच्छा लग रहा है, उनके कल्चरल बिलीव्स उसके साथ लिंक्ड है, पूरा सोचने का तरीका, रहने का तरीका सारा उसी इकोसिस्टम में बना हुआ है। खुद सोच के देखो कि मान लो कोई बुजुर्ग हैं जो सारी उम्र उन्होंने गांव में निकाली है, उनको आप शहर में ले आओ, क्या वो अच्छे से रह पाएंगे? नहीं। तो अगर इन आदिवासियों को डिस्प्लेस करना पड़ जाए, कहीं और लेके जाओ इनको, तो क्या ये रह पाएंगे? नहीं है। सोचने का तरीका ही वैसा है ना, और गलत नहीं है उसमें कोई, जिन चीजों से आप सराउंड रहोगे वैसे ही सोचने वाले हो। तो पहले क्या होता था, इनकी ना ये वाली जो पर्सपेक्टिव, इनके जो राइट्स की बात कर रहे हैं हम, उनको तवज्जो नहीं दी जाती थी। अगर डेवलपमेंट हो रही है, हटा दो इनको। अगर किसी नेशनल या फॉरेस्ट लैंड को नेशनल पार्क डिक्लेयर करना है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करना है, हटा दो इनको। लेकिन ये नहीं सोचा जा सकता यार, इनका भी तो कोई अधिकार है वहां पे, ये वहीं पे रह रहे हैं। तो ये इस इनजस्टिस को 2006 में डील किया गया, हटाया गया इसको, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2006। इसमें दो प्रकार के राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया, एक है इंडिविजुअल राइट्स एंड देन कम्युनिटी राइट्स। और इतना अच्छा लेजिस्लेशन है, ये बोलता है कि भले ही कोई नेशनल पार्क हो, चाहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, चाहे कुछ भी हो, आपने डिक्लेयर कर रखे हैं, ना तो वो इंडिविजुअल राइट्स को इफेक्ट कर सकता है, ना कम्युनिटी राइट्स को इफेक्ट कर सकता है। इंडिविजुअल राइट्स मतलब किसी एक इंडिविजुअल के वहां पे राइट्स हैं, उसके खेत हो सकते हैं वहां पे, उसके रहने की जगह हो सकती है, उसको नहीं हटाओगे आप वहां से, एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस। तो यहां पे रिकॉग्नाइज किया गया है इंडिविजुअल राइट्स को कि अप टू 4 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड यहां पे रिकॉग्नाइज की जा सकती है। कोई ये बोले कि हमारी यहाँ पे इस जंगल में 4 हेक्टेयर से या 3 हेक्टेयर की जमीन है, तो उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, लैंड डीड बनवाई जाएगी, उसकी रजिस्ट्री करवाई जाएगी। क्योंकि प्रॉब्लम ये भी है ना, यहाँ पे जो आदिवासी हैं वो पढ़े लिखे नहीं है, उनको तो लीगल प्रोसेस समझ नहीं आता, तो सरकार करवा के देगी यहाँ पे कि ठीक है भाई, हम आपके क्लेम को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और ये लो अब आपका रजिस्ट्री, राइट, अप टू 4 हेक्टेयर्स, नॉट मोर देन दैट, इंडिविजुअल एट फैमिली लेवल। ऐसा नहीं है कि फैमिली में 5 लोग हैं, सब लोग बोलना शुरू कर देंगे 4-4 हेक्टेयर दे दो, फिर तो जंगल बचेगा ही नहीं। ठीक है जी? दूसरा, कम्युनिटी राइट्स। अब अगर वहां पे लोग रह रहे हैं तो कम्युनिटी के राइट्स भी होंगे वहां पे। एग्जाम्पल, ग्रेजिंग राइट्स,
इनको अधिकार है कि जो इनके लेट्स से कैटल है या बाकी पशु हैं उनको ये लेके जा सकते हैं जंगल में, ग्रेजिंग राइट मिला हुआ है। फिर जो जंगल में वाटर बॉडीज हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं ये। फिर जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको एक्सेस कर सकते हैं। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस मतलब कि टिम्बर को नहीं काटना, लकड़ी नहीं काटनी, उसके अलावा आप कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे कलेक्शन ऑफ टेंडू लीव्स, हनी को कल्टीवेट करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, वैक्स को एक्सट्रैक्ट करना है। बैम्बू, बिल्कुल सही बात है जी, बैम्बू इज अगेन माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। फिर महुआ की बात की थी उस दिन हमने क्लास में, तो ये सब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आ चुके हैं कि भाई इनको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, इनको बेच के अपनी जीवनी कमा सकते हो, लाइवलीहुड कमा सकते हो। राइट्स की बात की गई है यहाँ पे, इतना सही है जी। एक डेट अनाउंस की गई कि जो क्लेम्स हैं आपके, चाहे वो इंडिविजुअल के क्लेम्स हैं चाहे कम्युनिटी के क्लेम्स हैं, वो एक डेट तक ही हम मानने वाले हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये एक्ट आ चुका है और मैंने पढ़ लिया एक्ट, मैं सोच रहा हूं कि अब मैं जंगल में जमीन खरीद लेता हूं, ऐसा नहीं होने वाला। तो यहां पे बोला गया प्रायर टू 13 दिसंबर 2005 जो लोग यहां पे रह रहे थे, जो स्केड्यूल्ड ट्राइब्स यहां पे रह रही थी, या फिर जो अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स यहां पे रह रहे थे, सिर्फ उनके क्लेम्स को माना जाएगा। यहां पे उनका बोनाफाइड लाइवलीहुड होना चाहिए था। ऐसा नहीं कि एक दिन आके घूमने के पार्टी करके चले गए, बोला कि हमारे भी राइट्स हैं, ऐसा नहीं है। बोला गया कि एटलीस्ट 3 जनरेशन पुराना आपका यहाँ पे नेटवर्क होना चाहिए या आपका हिस्ट्री होनी चाहिए। यहाँ पे 75 ईयर्स की बात करती, ये लो डेट अनाउंस कर दी कि आपके क्लेम्स सिर्फ इससे पहले वाले ही वैलिड होने वाले, इससे बाद वाले वैलिड नहीं होने वाले। और ये भी बोला गया कि आपको दिखाना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा कि आपके हिस्टोरिकल टाइज इस जगह के साथ जुड़े हुए हैं। और बोला गया दिखाओ यार 75 साल का अपना रिकॉर्ड दिखाओ तुम लोग, कि एटलीस्ट 3 जनरेशन दिखाओ कि तुम्हारे दादा परदादा यहाँ पे थे। ये आर्गुमेंट रखे गए यहाँ पे, क्लियर है जी। अब बता रहे हैं अब क्लेम्स को कैसे प्रूव किया जा सकता है। अब उसके 3 स्टेजेस बन गए। सबसे पहली स्टेज ग्राम सभा। सबसे पहले ग्राम सभा आइडेंटिफाई करेगी कि आपका क्लेम सही है या नहीं है। अब यहाँ पे ट्रेडिशनल टाइज की बात आती है। रिटर्न रिकॉर्ड तो शायद नहीं बता पाएंगे वो, या हो सकता है थोड़ा बहुत अगर सरकार ने डॉक्यूमेंटेशन करना शुरू किया हो पहले, वोटर कार्ड के पर्पस पे वो दिखा सकते हैं कि ये हमारा एड्रेस है। और उसको सबसे पहले वेरीफाई कौन करेगा? ग्राम सभा। सेकंड लेवल पे मान लो ग्राम सभा ने कुछ लोगों के क्लेम्स रिजेक्ट कर दिए, फिर वो अपील कर सकते हैं सेकंड लेवल पे टू सब डिवीजन लेवल कमेटी। सब डिवीजन लेवल पे, एसडीएम लेवल पे, सब डिवीजन लेवल। अगर यहां पे भी रिजेक्शन मिल गई, फिर फाइनल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कमेटी बैठेगी, वो इनके क्लेम्स को दोबारा रीअसेस करने वाली है। उसके ऊपर कुछ नहीं। एक्ट बोलता है कि इसका जो डिसीजन है वो बाइंडिंग है। क्लियर है जी। इस बात पे हमने सहमति बना ली कि अब इनके राइट्स को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, इनको फोर्सफुली एविक्ट नहीं किया जाएगा, बट एक्सेप्ट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। तो वो एक्सेप्ट वाला पार्ट क्या है उसको देखते हैं। यहां पे बात की गई टेक्निकल टर्म क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स।
और इनको डिफाइन किया गया इसी एक्ट में, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2006। याद रखिए जी, प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछा जा सकता है क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट किस एक्ट के तहत डिक्लेयर किया जाता है, और आपको सबसे पहला ऑप्शन दिया जाएगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। तो उस ट्रैप में नहीं फंसना, ठीक है जी। ये कुछ चुनिंदा एरिया बनते हैं जिनके केस में साइंटिफिकली असेस किया गया, इनके केस में ना कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं लेके आ सकते आप। उन नेशनल पार्क्स में, उन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, उन फॉरेस्ट में कुछ चुनिंदा एरिया बन रहे हैं कि जिनके केस में तो बिल्कुल भी आप ह्यूमन इंटरवेंशन अफोर्ड कर ही नहीं सकते। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, इनसे उनकी इविक्शन हो सकती है, इनसे उन लोगों को हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है, लेकिन उसके भी क्राइटेरिया रखेंगे। पहले तो आपने उनकी राइट्स को रिकॉग्नाइज करना है कि यार ये इस जगह पे जिसको हमने क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट डिक्लेयर किया है, इस जगह पे इनकी राइट्स थी, पहले डॉक्यूमेंट कर ली, कर ली। दूसरे लेवल पे आप देखोगे कि यार क्या यहाँ पे कोहैबिटेशन हो सकती है, क्या यहाँ पे ये लोग इन टेंडम विद द अदर वाइल्ड एनिमल्स रह सकते हैं। अगर रह सकते हैं तो सही बात है यार, रखो इनको। कोई आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं मुझे जहां पे ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट की बात नहीं कर रहे हम, ह्यूमन एनिमल कोहैबिटेशन की बात कर रहे हैं। हाँ जी, मालधारी कम्युनिटी, वेरी गुड। एक और मैं आपको देने वाला हूं आज एग्जांपल। हाँ जी, हाँ जी, एशियाटिक लाइन्स के केस में, ठीक है जी, ठीक। राजस्थान, बिल्कुल सही बात है, बिश्नोई कम्युनिटी की बात करते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे कोहैबिटेशन की बात करते हैं, कल्चर का पार्ट बना रखा है उन्होंने कि यार हमने एनिमल्स को हार्म नहीं करना, ठीक। तो यहाँ पे उस पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर किया जाएगा। फिर साइंटिफिकली आपने यहाँ पे प्रूव करना है कि यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन बिल्कुल खतरनाक चीज है। साइंटिफिकली प्रूव करना है, ऐसे नहीं कि मैंने बोल दिया। आपने दिखाना, आपको दिखाना पड़ेगा कि यार यहाँ पे लेट्स से टाइगर की ब्रीडिंग नहीं हो पाएगी अगर यहाँ पे ह्यूमंस रह रहे हैं, या इकोसिस्टम को ये डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओगे कि यार अच्छे ये देखो ये डेटा है, ये फैक्ट्स हैं हमारे, और यहाँ पे क्योंकि ह्यूमंस रह रहे हैं तो वाइल्ड लाइफ ऐसे इफेक्ट हो रही है नेगेटिवली। साइंटिफिक प्रूफ चाहिए यहाँ पे। फिर बोला गया कि मान लो अगर आपने इनको कहीं इविक्ट करना भी है, कहीं और आपने ट्रांसलोकेट करना है, तो इनके जो राइट्स हैं वो वैलिड होने चाहिए वहां पे। पहले इनके राइट्स पक्के करो, वहां पे जगह दो इनको रहने के लिए वहां पे। और फिर बोला गया कि ठीक है यार, इनकी फ्री और इन्फॉर्म्ड कंसेंट होनी चाहिए, जबरदस्ती फिर भी नहीं करनी। फ्री और इन्फॉर्म्ड कंसेंट है कि भैया आप यहां से चले जाओ, मसला ये है हमारे साथ को। और इतनी प्यारी प्यारी चीजें लिखी हुई हैं एक्ट में, अब सोचो इंप्लीमेंट होती होंगी, तभी तो मसला आ गया। ब्यूटीफुली क्राफ्टेड एक्ट, एक एक चीज लिखी हुई है कि फिर भी आपकी फ्री इन्फॉर्म्ड कंसेंट चाहिए होगी हमें, फ्री इन्फॉर्म्ड, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, तब चले जाना, ठीक है। ये सब बातें यहाँ पे की गई है। तो अब क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट जब डिक्लेयर होना शुरू हो गए तो मानना शुरू कर दो कि यार यहाँ से ना अब जो ट्राइबल्स हैं उनको डिस्प्लेस किया जाएगा, क्योंकि लेटर एंड स्पिरिट में तो फॉलो होती नहीं चीजें, ठीक है। लेकिन एक यहाँ पे एग्जाम्पल देखने को मिली कर्नाटका के केस में, सोलिगा ट्राइब्स की। सोलिगा ट्राइब्स जो एक टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में रह रही हैं, और इसको नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात जब आ रहा था प्रोग्राम, शायद मार्च या कभी मार्च या फेब के आसपास, तब उन्होंने जिक्र किया था। सोलिका ट्राइब ऑफ कर्नाटका, ये लोग कहाँ रहते हैं, कोर एरिया ऑफ अ पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व जिसका नाम है बीलगिरी रंगनाथ स्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व। ठीक है जी। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की बात की है, वो तो हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर लेके आना है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट आ सकता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर।
टाइगर रिजर्व जो डिक्लेयर किया जाता है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर किया जाता है 1972। उसी टाइगर रिजर्व का एक पर्टिकुलर एरिया बन जाएगा जो कोर एरिया बनता है उसका, और उसको बोला जाता है क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, CTH। उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन जीरो जीरो, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्ट उनको यहां पे रहने का मौका मिल गया। समझ आ गया? क्लियर है जी? टाइगर रिजर्व क्रिटिकल, यहां पे बात करें टाइगर रिजर्व किस एक्ट के तहत डिक्लेयर किया जाता है? किस एक्ट के तहत? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। बिल्कुल सही बात है। तो इसी टाइगर रिजर्व में भी एक एरिया होता है जिसको बोलते हैं कोर एरिया। ठीक है जी। उस कोर एरिया का टेक्निकल नाम जो है अगेन अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वो है क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। वो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है उधर वाला, ये क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है। यहां पे बोला जाता है कि यार यहां पे कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, लेकिन उसको भी ओवरकम कर दिया उस एक्ट ने। हमने लिस्ट देखी है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के केस में भी, सॉरी इसके केस में जो आपकी क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट वाला पार्ट है उसमें भी इविक्शन तभी पॉसिबल हो सकती है जब वो कुछ कंडीशंस को फॉलो करे। तो सॉलिका ट्राइब जो थी वो तो कंजर्वेशन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट थी टाइगर्स की भी, तो इसलिए उनको यहाँ पे इविक्ट नहीं किया गया और उनको कोर में भी रहने की जगह मिली हुई है। ये आइडिया, तो कंफ्यूज नहीं होना यार। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत डिक्लेयर किया जा सकता है। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है वो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत डिक्लेयर किया जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो हमारी ओरिजिनल ट्राइब थी वो कहाँ पे आने वाली, क्या नाम था उसका? कोरबा ट्राइब। अब उनको इस एक्ट के बारे में पता लग गया, उन्होंने बोला यार हमें तो आपने फोर्सफुली पहले इविक्ट कर दिया था, तो 2009 से वो अपने क्लेम के चक्कर में फिर रहे हैं यहाँ पे, तारीख पे तारीख चल रही है, इंसाफ मिला नहीं। इस बार बोला कि हम फोर्सफुली कब्जा लेने पहुंच गए। तो यहाँ पे कुछ फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के साथ लड़ाई वगैरह भी हुई थी, तो इसलिए पूरा पार्ट न्यूज में रह रहा। इतना डिटेल में मैंने इसलिए डिस्कस किया कि 2-3 चीजें और करवाना चाहता था। समझ आ गई? चलें आगे, कोई कंफ्यूजन हो? पक्का? चलो। हाँ जी। नगर होल टाइगर रिजर्व कर्नाटका। तो 2 टाइगर रिजर्व मैंने आज बोल दिया, एक तो ये नगर होल वाला हो गया, दूसरा बिलगिरी रंगनाथ स्वामी टाइगर रिजर्व अगेन इन कर्नाटका। आप प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से एक शीट बनाना जिसमें लिखना इंपॉर्टेंट या नेशनल पार्क इन न्यूज या टाइगर रिजर्व इन न्यूज या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन न्यूज, तो उनमें इनका नाम अपडेट होना चाहिए बार बार। चलें आगे। चलिए नेक्स्ट, नीलगिरी ताहर। अब इसकी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से शीट बनेगी आपकी स्पीशीज इन न्यूज के नाम से। नीलगिरी ताहर ये एंडेमिक स्पीशीज है, कहां पाई जाती है? वेस्टर्न घाट्स में। क्या पूरे वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती है? कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला। ठीक है सर, उसके कुछ कुछ पार्ट्स में पाई जाती है। इसकी मेजर पॉपुलेशन देखोगे तो केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे ही पाई जाएगी, और उसमें भी मेजर जो इसकी पॉपुलेशन है वो है नीलगिरी में, जिसी के नाम से इसका नीलगिरी नाम पड़ा है। एंड दूसरा अन्नामलाई, अन्नामलाई हिल्स का जो रीजन बनता है ऑन द बॉर्डर ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व भी है, किसकी ज्यूरिसडिक्शन के अंडर है वो? तमिलनाडु। ठीक, ये गलतियां नहीं करनी। तो 3 आपके टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु। कुछ ऐसे ही बनाते थे हम लोग। नीलगिरी बनता था कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु की ट्राई जंक्शन पे, नीलगिरी हिल्स। वहीं पे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी है है। अब आपका होमवर्क है मेरे एंड से कि उसमें कौन से नेशनल पार्क्स हैं और कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, एज इट इज आपने याद करनी। मेरे एंड से होमवर्क क्लियर है जी?
और नीलगिरी और अन्नामलाई हिल्स को सेपरेट करता हुआ एक गैप है यहाँ पे, क्या नाम है उसका? पालक्काड गैप, पालक्काड घाट। इंपॉर्टेंट। इसकी बात करें, इसके कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें, क्या ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड है या इंडेंजर्ड है? बताइए। नीलगिरी ताहर, न्यूज में पड़ा होगा। इंडेंजर्ड सर, इंडेंजर्ड। ठीक है, सदर्न वेस्टर्न घाट्स में ही इसकी पॉपुलेशन है, लेकिन उसमें भी दो स्ट्रेचेस हैं जहां पे सबसे ज्यादा है। एक है नीलगिरी वाला पार्ट, दूसरा है अन्नामलाई वाला पार्ट। ठीक, अब थोड़ा सा एक और बात कर लेते हैं, स्टैटिक की बात करते हैं। यहां पे वेजिटेशन कैसी होने वाली है? वेस्टर्न घाट्स की बात कर रहे हैं, एवरग्रीन। ठीक है, क्या हर जगह पे एवरग्रीन होने वाली है? क्या हमने ये बात की थी जब हम साउथ मूव करते हैं टुवर्ड साउथ, तो जो हाइट है वेस्टर्न घाट्स की बढ़ती जाती है, क्या आपको हायर हाइट्स पे भी एवरग्रीन मिल जाएंगे यहाँ पे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो जैसे ही हम 1200 से लेट्स से 2500 मीटर के आसपास की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको ग्रासलैंड्स दिखते हैं जी, स्टंटेड ग्रोथ दिखती है, और उनको क्या बोला जाता है? शोलास। आ गया इंपॉर्टेंट, शोलास पढ़ा था। तो जो इनका नेचुरल हैबिटेट है वो ये शोलास ही है, और अपने आप में एक गोट है, माउंटेन गोट की तरह। ठीक है जी, और ये तमिलनाडु का स्टेट एनिमल भी है। डन, चलें आगे। अब देखो, मैं इतने फैक्ट ऐसे नहीं मार रहा। जब हम करंट अफेयर्स कवर करते हैं, अप्रोच यही होती है रिवीजन की। अब जब आप लेट्स से कल को, मतलब सब चीजें मैं तो नहीं करवाने वाला, 2 महीने बाद आप खुद करंट अफेयर्स कवर कर रहे हो, तो आपने मैगजीन खोली या न्यूज़पेपर खोला, उसमें कोई स्पीशीज आ गई, ठीक है, तो आप उसके बारे में देखोगे, साथ के साथ अपने नोट्स ओपन करोगे कि उस स्पीशीज के लिंक्ड आपके पास स्टैटिक इन्फॉर्मेशन क्या है, उसको भी साथ के साथ कंज्यूम करने वाले हो। तो जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं ना, वो इसी पर्सपेक्टिव से आते हैं कि कोई डायनामिक पार्ट आ रखा था, करंट पार्ट आ रखा था, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी उन्होंने ले आए वहां पे। तो दिस इज द राइट वे ऑफ डूइंग करंट अफेयर्स। अपने आप में बहुत हैवी बनता है, बट जरूरी है यार। चले आगे, चलिए। Study by Ladakh's Department of Wildlife Protection has estimated 477 snow leopards in Ladakh. Again, species in news, snow leopard. ये भी बड़ा प्यारा जानवर है। इसके IUCN स्टेटस की बात करें, क्या है जी? क्रिटिकल इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, नहीं, पता ही नहीं है, वल्नरेबल। और इसके नेचुरल हैबिटेट की बात करें, क्या हो सकता है? नेचुरल हैबिटेट, हैबिटेट वो एरिया जहां पे पाया जाता है। राजपुरा में नहीं पाया जाता, पटियाला में नहीं पाया जाता, किसी एरिया में पाया जाता है, माउंटेन्स में पाया जाता है। थोड़ा ड्राई इकोसिस्टम होना चाहिए, स्नो होगी चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि जंगल बहुत है, दिक्कत हो जाएगी बेचारे को। इसने कपड़े वो वाले पहन रखे हैं जो मिट्टी के साथ मेल खाते हैं वहां की। इसको स्पॉट करना ही बड़ा मुश्किल है, पिक्चर खींचनी बड़ी मुश्किल है, आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि ये कहाँ पे है, क्योंकि इसने अपने आप को वैसे कैमोफ्लेज कर लिया। ठीक है जी, तो इंडिया में अगर बात करें, यहाँ पे इसकी जो हाईएस्ट पॉपुलेशन है वो है लद्दाख में, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। हाईएस्ट पॉपुलेशन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, देन उत्तराखंड, देन हिमाचल। लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल, और ये पूरे हिमालय में पाया जाता है। स्टार्टिंग फ्रॉम यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल, सब जगह पाया जाता है, उसी एरिया में बस। क्लियर है जी?
इसको कंजर्व करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स लिए सरकार ने, कोई बता सकते हैं? ठीक है जी, स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट, बिल्कुल सही बात है। ऑन द लाइट्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड। कुछ और? कैट्स इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, नाम पड़ा उसका, सुना? IBCA। कौन सी और कैट्स हैं उसमें? प्यूमा, जैगवार, उसके बाद लेपर्ड, चीता, ये सब बहुत बढ़िया, 7 टोटल, वेरी गुड। ठीक है जी, तो ये कुछ कंजर्वेशन रिलेटेड हमारे इनिशिएटिव्स हैं। डन, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट। अब अगला आपका हेडिंग बनना चाहिए रिपोर्ट्स इन न्यूज। ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2025 किसने रिलीज की है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, IEA। सबसे बेसिक क्वेश्चन बन सकता है कि फलानी रिपोर्ट को फलाने बंदे ने रिलीज किया है, फलानी ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया। तो ग्लोबल मीथेन ट्रैकर को किसने रिलीज किया? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, IEA। IEA एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट रिलीज करती है रिलेटेड टू एनर्जी, दैट इज वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, WEO, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। अगला क्वेश्चन बन सकता है, क्या इंडिया इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मेंबर है या नहीं? भाई इंडिया हैपेंस टू बी द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, सून विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। सोच के बताओ कि क्या हम इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मेंबर हैं या नहीं? नहीं है। बड़ी ही विचित्र बात है। नहीं नहीं सर, वैसे ही पूछ रहा हूं, क्या इसका मेंबर है इंडिया, नहीं है? की बात बताओ यार, पक्का? फोन अ फ्रेंड करना है? नहीं? कोई और लाइफलाइन यूज करनी? नहीं है इंडिया। हम इसके एसोसिएट मेंबर बने हैं, फुल मेंबर नहीं बने। ठीक है जी। और इसके हेडक्वार्टर्स अगर बात करें तो पेरिस में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के। नाइनटीन 73। चलो दूसरी स्लाइड यूज करते हैं, ये सब बातें यहीं लिखनी पड़ेगी। फॉर्मेशन की बात करें इसके, नाइनटीन 73 और 4 के ऑयल क्राइसिस के दौरान इसका फॉर्मेशन हुआ था। और इसकी जो पेरेंट एजेंसी है उसका नाम है OECD। बड़ी सी फेमिलियर है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD। तो पहला क्राइटेरिया जो है IEA की मेंबरशिप का, वो यही है कि यार इसकी मेंबरशिप जरूरी है, OECD की। फिर बात की बात बाद में। फिर बोला गया कि जो, अब देखो यार, इसकी जो फॉर्मेशन है वो ऑयल क्राइसिस के साथ लिंक हो रखी है ग्लोबल लेवल पे। तो ये लोग ना सिर्फ उन लोगों को मेंबर बनाते हैं कि जिनके पास कैपेसिटी है टू स्टेबलाइज ऑयल मार्केट इफ नीडेड। एग्जाम्पल के तौर पे ये बोलते हैं कि यार उस पर्टिकुलर कंट्री के साथ जो मेंबर बनना चाहता है उसके पास 90 दिन का रिजर्व होना चाहिए पेट्रोलियम का। 90 दिन का, 90 दिन का रिजर्व होना चाहिए पेट्रोलियम का या क्रूड ऑयल का फॉर द पास 1 ईयर। मतलब जो पिछले 1 साल में जो उसकी कंजम्पशन हुई है, नेट इंपोर्ट्स हुए हैं, उसका 90 डेज का जो इक्विवेलेंट है उसके पास एज ए रिजर्व होना चाहिए, ताकि कल को यूज कर सके। फिर उनके पास कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए कि जब वो चाहे 10% कंजम्पशन कम कर सकते हैं। लॉज वैसे होने चाहिए कि मान लो यहाँ पे कार पूलिंग के लिए एक पॉलिसी बना दी गई है या ऑड इवन की कोई पॉलिसी बना दी गई है, तो अपने आप कंजम्पशन कम आ जाएगी। तो ये सब इनके स्ट्रिंजेंट मेजर्स है। तो इंडिया नहीं है मेंबर भाई, इंडिया एसोसिएट मेंबर है। क्लियर है? डन, चलें आगे।
चलिए, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ BRS कन्वेंशन कंक्लूडेड एट जेनेवा। हमने क्लास में कवर किया था बेसल कन्वेंशन को, रॉटरडैम कन्वेंशन को, स्टॉकहोम कन्वेंशन को। उसमें सब वही स्टैटिक इंफॉर्मेशन है जो हमने क्लास में कवर कर रखी है कि लेट्स से, चलो उसकी अगर आपने डिटेल्स भी देखनी है तो कोई मसला नहीं है। ग्लोबल लेवल पे मीथेन किन सोर्सेज से आ रही है, सबसे बड़ी वही बात है। ठीक है, अगर ह्यूमन पर्सपेक्टिव से बात करें और नेचुरल पर्सपेक्टिव से बात करें तो ह्यूमन इंड्यूस्ड जो ग्लोबल मीथेन एमिशंस हैं वो 60% के आसपास है। 40% जो होती हैं वो आप देखोगे नेचुरल वेटलैंड्स वगैरह से यहाँ से होती रहती है। और इस रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा बातें नहीं लिखी हुई, तो मैं इन जनरल आपको बता रहा हूँ ट्रेंड जो रहा। ठीक है, इसके अलावा बोला गया कि जो आपका एग्रीकल्चर है, अगेन ह्यूमन के बात करें तो वो लीडिंग प्रोड्यूसर बनता है मीथेन का, एग्रीकल्चर सेक्टर। उसमें भी पैडी फील्ड नहीं बनता जी, उसमें लाइव स्टॉक बनता है। ये हमने क्लास में कर रखा है, इसलिए मैंने स्किप कर दिया था। चलो कोई बात नहीं, डिटेल में इसको भी कर ही लेते हैं, सब बच्चों ने नहीं किया। इसकी फाइंडिंग्स देख लेते हैं पहले। चलो बेसिक पे ही आ गए। क्या मीथेन ग्रीन हाउस गैस है भाई, है। क्या इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है। अपने आप में शॉर्ट लिव्ड है, 10 से 12 साल का इसका टाइम पीरियड बनता है। ठीक है जी, और उसमें इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो बनता है वो 20 टाइम्स CO2 बनता है। अब आपके नोट्स में जब हमने ग्लोबल वार्मिंग वाला चैप्टर किया था उसमें एक टेबल बनाया था जिसमें 6 गैसेस को लिस्ट किया था। अब आपका होमवर्क है ये, उनको रिवाइज करना है जब इसको देख रहे हो साथ में। क्लियर है जी? तो अब जो मीथेन इमिशंस हैं वो नेचुरल सोर्सेज से भी हो सकती हैं एंड ह्यूमन इंड्यूस भी हो सकती हैं। नेचुरल सोर्सेज एग्जांपल वेटलैंड्स या फिर सी बॉडीज जो आपकी हो चुकी हैं, जहां पे एनारोबिक कंडीशंस बन चुकी हैं वहां पे एनारोबिक डिकम्पोजिशन होगी, मीथेन रिलीज होने वाली है। क्लियर है जी? तो लगभग जो नेचुरल मीथेन इमिशंस हैं वो 40% के आसपास टोटल है, और ह्यूमन इंड्यूस बचती हैं फिर बाद में 60% के आसपास। और ह्यूमंस में भी जो एंथ्रोपोजेनिक इमिशंस की अगर बात करें, इसमें भी जो एग्रीकल्चर है उसके केस में सबसे ज्यादा इमिशंस हो रही है, और इसमें से भी सबसे ज्यादा जो होने वाली है लाइव स्टॉक, कैटल से। कैटल्स के केस में भी जो उन्होंने फूड कंज्यूम किया है वो एनारोबिक कंडीशंस बना रहा है उनके गट में, तो वहां से अब मीथेन इमिशन होना शुरू होगी थ्रू फार्ट्स एंड बर्ब्स जो यहाँ पे होते हैं। सेकंड नंबर आने वाला इसके बाद राइस फील्ड्स या पैडी कल्टीवेशन। यहां पे वाटर लॉक्ड कंडीशंस हैं, पानी भरा हुआ है, ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म है, तो वहां पे जो बैक्टीरिया ऑपरेट कर रहा है वो भी एनारोबिक कंडीशंस में ही कर रहा है। अगर एरोबिक कंडीशंस में कर रहा होता तो CO2 रिलीज होती, CH4 ना होती, क्योंकि ऑक्सीजन मिल जाती, अब नहीं मिल रही। क्लियर है जी? सही है। तो ह्यूमन इंड्यूस में भी सबसे ज्यादा किसका शेयर बनता है? एग्रीकल्चर का। उसके बाद सेकंड नंबर पे बनता है एनर्जी का। कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, इन सब चीजों से। उसके बाद भी बनता होगा, वेस्ट का बनता होगा, मैं जानने की जरूरत नहीं, इतने से काम चल जाएगा। चले अब आगे, चलो जी। अब इसको कराते कराते मैं भूल गया। अब मैं चाहता हूं आप मुझे याद कराओ कि बेसल कन्वेंशन क्या होता था, रोटरडैम कन्वेंशन क्या था, और स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या था, फटाफट। बिल्कुल।
हजार्डस वेस्ट, बिल्कुल सही बात है जी। उसके रिगार्डिंग बात करते हैं कि ट्रांसबाउंडरी उसकी जो, ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है। बेसल कन्वेंशन की बात करोगे तो हजार्डस वेस्ट की ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट को रेगुलेट करता है। हजार्डस वेस्ट की ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट को रेगुलेट करता है बेसल कन्वेंशन। 1989 में आया था, 1992 में पूरा इफेक्ट में आया था, 1989 में साइन हुआ। फिर रॉटरडैम कन्वेंशन की बात करते हैं। रॉटरडैम, बताइए जरा, रॉटरडैम कन्वेंशन। एग्जैक्टली, प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट चाहिए होगी अगेन इन द ट्रेड ऑफ हजार्डस पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड्स, कि अगर कोई कंट्री उसको इंपोर्ट करवा रहा है तो उसको पता होना चाहिए यार वो किस चीज के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है, उसके एडवर्स इंपैक्ट उनको पता होने चाहिए, उनकी पूरी आपने कंसेंट लेनी है इंपोर्टिंग कंट्री की, कि हमें पता है भैया इसके क्या रेमिफिकेशंस होने वाले। फिर थर्ड, स्टॉकहोम। एग्जैक्टली, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के साथ डील कर रहे हैं, कि आपने इनके प्रोडक्शन को फेज आउट करना शुरू करना है। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स की पीओपीस, वो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स जिनका लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा है, जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक पहुंच सकते हैं बाय वे ऑफ वाटर और बाय वे ऑफ एयर। एटमॉस्फेयर में डाइवर्ट नहीं होंगे लेकिन वो पॉल्यूट यहां पे बहुत ज्यादा करने वाले। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, एग्जांपल डीडीटी। ठीक है जी, तो इन तीनों को अमूमन हम इकट्ठा ही कवर करते हैं क्योंकि मोर और लेस ये हजार्डस नेचर के बन रहे हैं, तो हमने इसको रेगुलेट भी कर रहे हैं। तो इसीलिए जो इसका सेक्रेटेरिएट है वो भी एक जगह पे बन चुका था। तो देखा जाता है कि इन तीनों के रिगार्डिंग जो कन्वेंशन बनती है वो भी एक ही कंडक्ट कराई जाती है, एक ही कंडक्ट कराई जाती है। कॉन्फ्रेंस में पार्टी होगी, तीनों के राउंड हो जाएगी और 2 साल में एक बार होती है। तो अभी वाली कंक्लूड हुई है जिनेवा में। ठीक है जी, बेसल कन्वेंशन और रोटरडैम कन्वेंशन की अगर बात करो तो इसके केस में जो सेक्रेटेरिएट सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करती है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। बेसल कन्वेंशन और रोटरडैम के केस में लिखते रहो सर, लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, पेन नहीं रुकना चाहिए, बाद में कुछ याद नहीं रहने वाला। सेक्रेटेरिएट सर्विसेज सर, सेक्रेटेरिएट सर्विसेज बेसल और रोटरडैम के केस में जो प्रोवाइड करती है उसका नाम है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और स्टॉकहोम कन्वेंशन के केस में दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रोवाइड करती हैं, पहली है यूएनईपी और दूसरी है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एफएओ। एफएओ प्लस यूएनईपी। अब मेरी तरफ से होमवर्क, आपने यूएनईपी और एफएओ के बारे में पढ़ के आना है। ठीक है, यूएनईपी कब बनाई गई थी आपको पता होना चाहिए, इसके हेडक्वार्टर्स कहां पे हैं ये आपको पता होना चाहिए, और एक क्या क्या इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट्स हैं जिनके साथ डील करती है ये आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली एफएओ के बारे में, क्या ये यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, अगर है तो फिर बाकी भी आपकी जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है वो भी मेरा होमवर्क है, फिर उनके बारे में पढ़ लो यार। ये सब इंफॉर्मेशन प्रीलिम्स में यूज होने वाली है यार। तो इसको तैयार करने का तरीका यही है, अगर आपको लगे कि यार बहुत एक्सटेंसिव है, बट ऐसे ही लोग तैयार करते हैं उसको। अगर हमने उस अनसर्टेनिटी से बचना है कि हमने 80% दे दिया अपना एंड देन वी आर एक्सपेक्टिंग कि यार हम जीत जाएंगे, हम निकल जाएंगे, और फिर पेपर हो भी गया, मैं नहीं बोल रहा कि खराब होने वाला है, ठीक होने वाला है, बट अनसर्टेनिटी वाला आने वाला है। प्रीलिम्स में जो मैक्सिमम जनता रहती है ना, वो या तो 10 नंबर कम से रहती है कट ऑफ से, या 10 नंबर ज्यादा से निकल जाती है, लेकिन वो टाइम पूरा पीरियड जो होता है पूरा अनसर्टेनिटी का होता है। आप ये नहीं बोल पाओगे पेपर देने के बाद कि मेरा तो क्लियर है, बाकी मेरे को किसी और का पता नहीं है। वो तभी बोल पाओगे जब आपके पास 25-30 नंबर की लीड होती है, तो नहीं तो ये 10 नंबर इधर और 10 नंबर उधर। और जब मैं 10 नंबर इधर उधर की बात कर रहा हूं तो अगर यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो 2 नंबर मत काउंट करो यार, 2.66 काउंट करो,
क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो 4 क्वेश्चंस का मसला है सिर्फ इधर उधर में, तो उससे बचना है हमें, तो थोड़ा ढंग से तैयारी करनी है। डन है जी, चले आगे। चलिए, यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट, अगेन ऑर्गेनाइजेशंस इन न्यूज, रिसेंटली इसको कंक्लूड किया गया न्यूयॉर्क में। मेरा डिस्कस करने का मुद्दा ये है कि यहां पे इंडिया ने बोला, या जो यहाँ पे एक फिलॉसफी जो लेके आई वो थी यूएन स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट, यूएन स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट 2017 से लेके 2030 तक, इस पे चर्चा की गई यहां पे। यूएन स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट 2017 टू 2030, इसके तहत एक टारगेट सेट किया गया था, 2017 में किया गया था कि हमने ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया को 3% से बढ़ाना है बाय 2030। यूएन स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट, द एम इज टू इंक्रीज ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया बाय 3% बाय 2030। ठीक है जी, तो इंडिया ने भी इसको अटेंड किया और इंडिया ने बोला यार हम ना इस गोल के डायरेक्शन में काम बिल्कुल सही कर रहे हैं, इस गोल को अचीव करने के लिए हम काम सही कर रहे हैं। और यहां पे हमारी एक मेंस की थीम ऐड हो सकती है कि इंडिया एफॉरेस्टेशन को लेके क्या क्या इनिशिएटिव्स लेके आ रहा है। ठीक है जी, तो मेंस की अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इंडिया इज डूइंग टू एड्रेस द इशू ऑफ डिफॉरेस्टेशन, या फिर व्हाट इंडिया इज डूइंग टू इंप्लीमेंट एफॉरेस्टेशन रिलेटेड एक्टिविटीज इन इंडिया, आपका आंसर क्या होना चाहिए? कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स आपके दिमाग में आने चाहिए। तो उनमें से जैसे हम बात करें, ओवरऑल जो रिजल्ट हमें देखने को भी मिला कि स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात करें 2023 की, वो बोलती है फॉरेस्ट कवर एज वेल एज ट्री कवर, इन दोनों को कंबाइन कर लें तो इंडिया का जो टोटल ट्री कवर बनता है वो 25% के आसपास बनता है, 25.17% बनता है टू बी एग्जैक्ट। उसको अचीव किया गया किसी तरीके से। हमारा एक अम्ब्रेला मिशन चलता है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, NAPCC, उसमें एक सब प्लान है जो कि है नेशनल ग्रीन मिशन, नेशनल ग्रीन मिशन, नेशनल ग्रीन मिशन। अम्ब्रेला पॉलिसी है नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, कि जितने भी मसले हैं एनवायरनमेंट के, क्लाइमेट चेंज के, सब के लिए एक अम्ब्रेला प्रोग्राम बनाया गया। उसके अंदर 8 सब मिशंस आते हैं, उसमें से एक मिशन ये वाला भी है, नेशनल ग्रीन मिशन। ठीक है जी, इसके अलावा हम अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, क्लियर। फिर मैंग्रोव्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई स्कीम लेके आए हम, मैंग्रोव्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मिष्टी स्कीम, एग्जैक्टली, जिससे मैंग्रोव कवर को हम बढ़ा सकते हैं यार। क्लियर है, तो ये 3 स्कीम्स आपकी होगी जो गवर्नमेंट यहाँ पे इनिशिएटिव्स के तौर पे लेके आ रही है। क्लियर, कोई डाउट हो जी? डन। तो आई थिंक बस एक रह गया, वेम्बनाड लेक। चलो, वाटर बॉडीज इन न्यूज या फिर रिवर्स का, लेक्स का, उन सब का एक सेक्शन बनाना, उसमें सबसे पहले कवर करते हैं आज वेम्बनाड लेक। अब इसका एरिया श्रिंक होना शुरू हो रहा है, मतलब आज से नहीं हो रहा, बहुत पहले से चलता आ रहा है न्यूज में, इसलिए वेम्बनाड लेक सबसे पहले जानना है कि कहां पे है ये, बताइए किस स्टेट में है? केरला, पक्की बात है जी, केरला। चलिए बहुत बढ़िया। कोई और इसकी खासियत हो कि मैं इसको क्यों कवर कर रहा हूं आज? बैक वाटर्स बहुत सारे हैं, फिर बैक वाटर तो बहुत सारे हो सकते हैं। अरे बैक वाटर है यार, बैक वाटर है, सैलिनिटी जो है फ्रेश वाटर और जो आपका सलाइन वाटर है उसके बीच में रहने वाली है इसकी, ब्रैकिश वाटर, बैक वाटर लेक है, सही बात है। कुछ और इसके बारे में बताओ यार। हाँ जी, अरे नहीं यार, लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया का भाई,
90 किलोमीटर के आसपास की लेंथ है इसकी, 90 किलोमीटर्स। और लार्जेस्ट लेक बनता है केरला का, लार्जेस्ट लेक बनता है केरला का, लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया का। ठीक है, और यहीं पे जो आपकी फेमस नेहरू ट्रॉफी रेस होती है, जो एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है, यहां पे होती है वो, अगस्त के महीने में। नेहरू ट्रॉफी रेस, स्नेक रेस भी, स्नेक बोट, क्या नाम है उसका, स्नेक बोट रेस, हाँ, तो वो यहाँ पे होती है। क्लियर है? तो कभी मैं हाईली रेकमेंड करूंगा आपको, कभी विजिट करना हो केरला को तो इसको जरूर विजिट करना। यहाँ पे आपको बोट्स भी मिल जाएंगी जो बोट हाउस वाली होती हैं, तो स्ट्रेच भी खासी अच्छी लंबी खासी है, तो पूरा घूमना यार। ठीक है, बस अभी मत जाना, पेपर आ गया, मॉनसून का तो कोई चक्कर ही नहीं है। चलो ठीक है जी। लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया अलग अलग कैटेगरी में आते हैं, चिलिका भी आती है एक कैटेगरी में, लेकिन फ्रेश वाटर की बात करें तो वुलार बनती है वो। ठीक है जी, डन, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच। मैंग्रोव्स के लिए मिष्टी स्कीम है जी, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव, ऐसा कुछ है। क्लाउड सीडिंग दी थीम दस दो सर, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, और तो ज्यादा कुछ है नहीं। एटमैक्स वो ये लेट्स से जियो इंजीनियरिंग बेस्ड टेक्नोलॉजीज की बात कर सकते हैं हम, टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज, उसकी बात वहां पे हो जाएगी। वैसे वो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच।